कल हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को देखा था ब्रिटिश लिटरेचर के शॉर्ट नोट्स में। आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड से शुरुआत करेंगे जिसकी टाइमिंग ये है। और नॉर्मन्स क्यों कहते हैं इनको? ओरिजिनली ये स्कैंडिनेविया के एरिया से आए थे। ये हम इस मैप में देख सकते हैं। स्कैंडिनेविया का एरिया कौन सा है? तो ये जो रीजन है इसको स्कैंडिनेवियन रीजन बोलते हैं। आज जहां नॉर्वे और स्वीडन डेनमार्क का ये जो एरिया है, तो यहाँ से जब ये लोग चले और स्पेशली जब ये इधर फ्रांस के एरिया में चले गए और तब यहां से जब ब्रिटेन गए तो इनको नॉर्मैन या नॉर्थमैन बोला गया। और ओरिजिनली फ्रॉम स्कैंडिनेविया टू फ्रेंच कोस्ट। और इनकी क्या दूसरी विशेषता क्या रही कि जैसे डेन्स लोगों ने नॉर्थम्ब्रिया जो सिविलाइजेशन थी, जो हम पिछले चैप्टर में देखा था हम लोगों ने, उसको उन्होंने ब्लॉट आउट कर दिया था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, उल्टा उनकी सिविलाइजेशन को, मतलब फ्रेंच में जाकर के खुद फ्रेंच सिविलाइजेशन को ही एक्सेप्ट कर लिया। और कॉन्करर्स इंटरमैरिड विद द नेटिव फ्रेंक्स, फ्रेंच आइडियल्स एंड स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज। इन लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों से ही जब ये इस एरिया से गए, इस एरिया से कहा गए फ्रांस में, तो वहीं की कल्चर को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहीं के लोकल, वहीं मैरिज की, वहीं के आइडियल्स को एक्सेप्ट किया और वहां की लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया। रोमन सिविलाइजेशन को भी। और जो वही जो फ्रांस में पहले से थी, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ये सारा रोमन एम्पायर का एरिया होता था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। तो इस तरीके से ये लोग, ये जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है एंग्लो नॉर्मन, तो हम इसमें से देख रहे हैं कि नॉर्मन लोग कौन थे। तो ये नॉर्मन लोग थे। एंग्लो को हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। तो आज जो, तब क्या होता है कि अ, ये लोग जो नॉर्मन लोग थे, पहले जब ये चले तो ये किस टाइप के लोग थे? एक रूड ट्राइब थी, मतलब ज्यादा सभ्य लोग नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, दे हैड डेवलप्ड विद इन ए सिंगल सेंचुरी। जब ये एक सेंचुरी तक फ्रांस में रहे और वहां पे क्योंकि ऑलरेडी रोमन एम्पायर का सिविलाइजेशन था, तो उस सिविलाइजेशन को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से। और फिर ये एक काफी इंटेलेक्चुअल पीपल के रूप में यूरोप में उभर के सामने आए। यूनियन ऑफ नॉर्से एंड फ्रेंच ब्लड। तो जो ये नॉर्से लोग थे, नॉर्स लोग थे, और फ्रेंच लोग थे, जब ये आपस में मिले तो एक जो जनरेशन आई, वो जनरेशन कैसी थी? द विल पावर एंड एनर्जी ऑफ द वन, द ईगर क्यूरियोसिटी। तो विल पावर तो उन लोगों में थी जो अपना घर छोड़ के आए थे फ्रांस में, और ईगर वे लोग थे अच्छी कल्पनाओं को करने के लिए और अपने विस्तार के लिए। तो इस तरीके से ये लोग काफी अच्छे ढंग से सिविलाइज्ड लोग बने और इन्होंने तब क्या किया, ब्रिटेन की तरफ इन्वेशन किया। आप देख सकते हैं ये फ्रांस का एरिया है, ये ब्रिटेन का एरिया। यहाँ एंग्लो लोग पहले से थे और फिर यहां से नॉर्मन लोग पहुंचे। तो ये लोग जो यहां से गए ये नॉर्मन लोग थे और यहाँ पे पहले से ही एंग्लो थे। तो इस तरीके से ये एंग्लो नॉर्मन का एक जोड़ बनता है। उसके बाद बात करते हैं, अ, उसके बाद बात करते हैं कि जब ये when these Norman French people appeared in Anglo-Saxon England, they brought with them three noteworthy things। ये अपने साथ में ही कुछ चीजें लेके आए, कुछ स्पेशलाइज्ड योग्यता, स्पेशलाइज्ड। तो क्या लेके आए? ए लाइवली सेल्टिक डिस्पोजिशन। जो इनके पूर्वजों से, एक इन्हें सेल्टिक जो इनके पूर्वज थे उनसे जो स्वभाव मिला उसको लाए। ए विगरस एंड प्रोग्रेसिव लैटिन सिविलाइजेशन को लेके आए जो कि इन्हें फ्रांस से मिली। एंड ए रोमांस लैंग्वेज, और ये लैटिन को अपने साथ लाए थे, तो जिसमें क्या था, रोमांटिक लिटरेचर था। और फ्रेंच लैंग्वेज में, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज में, तो ये एक रोमांटिक लैंग्वेज को भी साथ लेकर के आए। तो इस तरीके से एंग्लो नॉर्मन लोग आते हैं। फिर क्या होता है, द कॉन्केस्ट एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स।
ये एक हेस्टिंग्स में वार होता है। ये कब होता है? 1066 में। और इस वार के साथ ही क्या होता है? द पावर ऑफ हेराल्ड लास्ट सेक्शन किंग्स, जो लास्ट सेक्शन किंग्स था, कल हमने जो एंग्लो सेक्शंस का जो लास्ट टाइम देखा पार्ट, वाज ब्रोकन एंड विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, इनका नाम नॉर्मंडी इनको बोलते थे। तो ये विलियम ड्यूक नाम का जो व्यक्ति है वो क्या बन गया? बिकेम मास्टर ऑफ इंग्लैंड। तो मतलब ये जो नॉर्मन लोग थे, अब इनका वहां पे राज्य होगा। थ्री ग्रेट रिजल्ट ऑफ द कॉन्केस्ट, तो ये जब वहां के राजा बने, मतलब नॉर्मन्स, जो कि पहले स्कैंडिनेवियन थे मूल रूप से, बाद में फ्रांस से होकर के आए, तो ये नॉर्मन्स कहलाए। तो जब इनका साम्राज्य होता है ब्रिटेन पे, तो क्या होता है? हर ओन लिटरेचर एंड सिविलाइजेशन हैड ऑलरेडी बिगन टू डिके। जो पहले से एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था वो क्या हो गया? वहां पे समाप्त होना शुरू हो गया। और क्या बना? एक नेशनल आइडिया बना, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे, तो इन्होंने वहां पे पूरा एक नेशन, जो पहले लोकल छोटे छोटे राजा थे उनको हटा करके एक पूरा नेशनल, मतलब राष्ट्रीयता का एक आइडिया दिया। ए न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो न्यू क्या? फ्रेंच लैंग्वेज आई, एंड इंग्लिश ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बोथ। जो पहले से फ्रेंच का लिटरेचर था लैंग्वेज के रूप में इनके साथ आया, तो वो क्या हुआ? इंग्लिश ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इंग्लिश में क्या देखने को मिलता है? ज्यादातर फ्रेंच का इफेक्ट देखने को मिलता है बाद में, है ना। फोर 3 सेंचुरीज आफ्टर हेस्टिंग्स, जो 1066 में हेस्टिंग्स में ये विलियम ड्यूक का जब शासन हो जाता है, फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास। तो धीरे धीरे क्या हुई? इंग्लैंड जो यूके की, इंग्लैंड की जो लैंग्वेज हो गई अपर क्लास की, वो फ्रेंच हो गई। ऑफ कोर्ट्स एंड स्कूल्स लिटरी, yet so tenaciously did the common people cling to their own strong speech। लेकिन जो पहले से लोग थे, एंग्लो सैक्सन जो लोग थे, लोकल लोग थे, खासकर अपर क्लास के बाद के, उन लोगों ने क्या किया? जो उनकी पहले से ही लैंग्वेज थी, ऑन स्ट्रॉन्ग स्पीच दैट इन द एंड इंग्लिश एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट द होल बॉडी ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। ये अपनी ही जो इनकी पहले से लैंग्वेज थी उसी से चिपके रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अपर क्लास की भाषा और जो लोअर क्लास की लैंग्वेज मिक्स होके, और फिर ये एक बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द लैंड, और ये फ्रेंच और इंग्लिश मिल करके एक लैंग्वेज बन गई। इट वाज द, जो पहले एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी, इट वाज द वेल्डिंग ऑफ सैक्सन एंड फ्रेंच इनटू वन स्पीच दैट प्रोड्यूस द वेल्थ ऑफ अवर मॉडर्न इंग्लिश। तो आज की जो इंग्लिश है वो कैसी है? जो सेक्शन लैंग्वेज थी एंग्लो सैक्सन और फ्रेंच, इनको मिला करके ये बनी है। तो अब जैसे कल हमने देखा था, या पिछली क्लास में देख रहे थे, कि एंग्लो सैक्सन्स जो लिटरेचर लेके आए थे, तो उनके भी कुछ लिटरेरी आइडियल्स थे। जैसे ब्रेवरी की पोयम्स थी, या रेवरेंस फॉर विमेंस था। इस तरीके की जो क्वालिटीज थी, तो इनकी क्या क्वालिटीज थी? लिटरेरी आइडियल्स ऑफ द नॉर्मन्स। द थीम में बी रिलीजन और लव और शिवलरी और हिस्ट्री, द डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर और द मिसडीड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, बट द ऑथर्स पर्पज नेवर वेराइज। लेकिन जो राइट ऑथर है इस काल का, नॉर्मन्स के टाइम का, उस वो ही मस्ट टेल ए रोमांटिक स्टोरी। ये यहां से शुरू होता है, तो वो जरूर उसको कहीं ना कहीं रोमांटिक वे में घुमा देता है। एंड अम्यूज हिज ऑडियंस एंड द मोर वंडर्स एंड इम्पॉसिबिलिटीज ही रिलेट्स द मोर श्योरली इज ही बिलीव्ड। मतलब एक काल्पनिकता को डाल के, इम्पॉसिबिलिटीज को डाल के, उसमें पूरा इंटरेस्टिंग वे में रोमांस की स्टोरी बना देना। इस तरीके से इनके आने से ये एक अलग अध्याय शुरू होता है रोमांटिक लिटरेचर का। तो लिटरेचर ऑफ द नॉर्मन पीरियड। अब बात करते हैं कि उस टाइम का जो मेन लिटरेचर है, कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से साहित्य सब सामने आते हैं। ऑल द स्कॉलरली वर्क्स पीरियड वर रिटेन इन लैटिन, ज्यादातर लैटिन में, वाइल नियरली ऑल अदर वर्क्स वर रिटेन इन फ्रेंच या फ्रेंच में। लेकिन ओनली वन और टू मार्क लिटरेरी टाइप्स लाइक द राइमिंग क्रॉनिकल, कुछ ऐसा क्रॉनिकल, मतलब जो इवेंट्स को एक उसमें टाइम वाइज जब लिखते हैं, उसको राइमिंग स्टाइल में, मतलब उसको थोड़ा गीत के रूप में लिखना। और वर्स हिस्ट्री एंड द मेट्रिकल रोमांस एंड फ्यू राइटर्स हुज वर्क वाज स्पेशल सिग्निफिकेंट। कुछ चीजें हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर जो लिटरेचर है इस टाइम का
वो फ्रेंच में या फिर लैटिन में था। तो एक ये है जोफ्रे ऑफ मोनुमथ, ये एक वेल्स जो यूके का एरिया है वहां के एक मॉन्क थे, जोफ्रे। ए वेल्स मॉन्क जोफ्रे हिस्टोरिया रिगम ब्रिटनी इज नोटवर्दी। एक ये जो लिटरेचर है ये याद करने के लिए है कि हिस्टोरिया रिगम ब्रिटनी किसने लिखी। ये जोफ्रे ऑफ मोनुमथ इज नोटवर्दी नोट एज लिटरेचर बट रादर एज ए सोर्स बुक। ये एक सोर्स बुक के रूप में है क्योंकि हिस्ट्री वहां की दी है, तो जो दूसरे राइटर्स हैं उन्होंने इसको एक सोर्स बुक के रूप में यूज किया। विच मैनी लेटर राइटर्स ड्रू देयर लिटरेरी मटेरियल्स। तो इस टाइम पे जो भी लीजेंड्स का या जो भी किंग्स का जो इन्होंने अपने इसमें लिखा उसी को आधार बना के बाद में शेक्सपियर वगैरह या दूसरे जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको अपने अपने जो लिटरेचर है उसका मटेरियल बनाया, उसका बेस यहां से लिया। तो एक ये जोफ्रे ऑफ मोनुमथ की हिस्टोरिया रीगम ब्रिटनी। दूसरी क्या है, दूसरा है लेमन्स ब्रूट, लेमन्स की ये ब्रूट, इन्होंने ये लेमन्स है, इन्होंने ये बुक लिखी लेमन्स ब्रूट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द इंग्लिश राइमिंग क्रॉनिकल्स। राइमिंग क्रॉनिकल्स मतलब एक गा करके जो हिस्ट्री को लिखना, दैट इज हिस्ट्री रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉजरल वर्स। लेकिन ये टूटे फूटे पद्य में लिखी हुई हिस्ट्री है, प्रोबेबली बिकॉज पोएट्री इज मोर इजीली मेमोराइज्ड देन प्रोज, क्योंकि पोएट्री को आसानी से याद किया जा सकता है। तो poem begins with the destruction of Troy and the flight of Aeneas the Duke into Italy. Brutus, a great grandson of Aeneas। कुछ लोग ये कल्पना करते हैं कि ये जो ब्रूटस है इन्होंने ही ब्रिटेन की स्थापना की, तो उन्हीं में ये हैं लेमन्स ब्रूट, लेमन्स। तो एक ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ एइनस gathers his people and sets out to find a new land in the west, then follows the founding of the Britain kingdom, and the last third of the poem, which is over 30,000 lines in length, is taken up with the history of Arthur and his knights। तो इसमें केवल ये याद करने का जरूर है कि ये लेमन्स लेमन्स ब्रूट में क्या है, कि एक ये राइमिंग क्रॉनिकल है, बस इतना याद करने का है। और ये तो एक प्रामाणिक भी है, कुछ लोग इसको मानते भी हैं कुछ लोग नहीं मानते, तो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करने का है कि एक राइमिंग क्रॉनिकल है लेमन्स का। अब आगे बात करते हैं मेट्रिकल रोमांस की। जो लोग लिटरेचर को पढ़ते हैं वो जानते हैं मीटर क्या होता है। तो मेट्रिकल यहां जो वर्ड है उसका मतलब है कि जिसमें मीटर का यूज हुआ है। मीटर का मतलब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स का, जैसे हिंदी में तुक बनाते हैं वैसे करके इंग्लिश में जो चीज होती है उसको मीटर बोलते हैं। तो मेट्रिकल रोमांस मतलब गायन में जो रोमांस है, लव शिवलरी एंड रिलीजन ऑल परवेडेड बाय द स्पिरिट ऑफ रोमांस। ऐसी जो कविताएं लिखी गई चाहे वो प्रेम की या शिवलरी की या रिलीजन की, all pervaded by the spirit of romance, these are the three great literary ideas which find expression in the metrical romance। तो ये मेट्रिकल रोमांस में ये चीज मिलती है, क्या मिलता है कि सब कुछ में परवेड हो गया स्पिरिट ऑफ द रोमांस, हर उसमें रोमांस को रोमांस से ढक दिया जाता है वो बात। the meter in a line of poetry is identified through the stressed and unstressed pattern of words, poetic rhythms। इसके लिए एक अलग से क्लास जो होगी वो आप देख सकते हैं बाद में। ए मेट्रिकल फुट यूजुअली यहाँ केवल ये याद करने का है कि मेट्रिकल रोमांस में कौन कौन सा लिटरेचर लिखा गया। तो इस पे बात करते हैं कि मेट्रिकल रोमांस में कौन सा लिटरेचर लिखा गया। In the enormous number of these verse romances, we note three main divisions according to subject into the romance। तो कुछ तो मतलब कहानियां ली गई फ्रेंच लिटरेचर से, कुछ रोम से और कुछ ब्रिटेन से। जैसे फ्रांस में जो मेट्रिकल, फ्रांस को आधार बना के फ्रांस का हीरो है रोलैंड, तो उस पे ये लिखा गया चांसंदी रोलैंड। रोम रोम ऑलरेडी एक एम्पायर था, तो ग्रीक और रोम से जो मिश्रित, जैसे अलेक्जेंडर वगैरह की जो को आधार बना के उनकी लाइफ पे जो बेस बना के जो लिटरेचर लिखा गया मेट्रिकल रोमांस, वो रोम से रिलेटेड है। और अब बात करते हैं ब्रिटेन के बेसिस पे जो लिखा गया। देयर वर मैनी साइकिल्स ऑफ आर्थुरियन। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑर्थर जो था एक किंग थे, आर्थर
तो आर्थर के साथियों के आधार पे उसके जो लीजेंड्स हैं या उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको उसके जो नाइट्स हैं उनको बेस बना के जो रोमांटिक पोयम्स लिखी गई। देयर वर मेनी साइकिल्स ऑफ आर्थुरियन रोमांस चीफ ऑफ विच आर दोज ऑफ गवेन, लॉन्सलॉट, मर्लिन, द क्वेस्ट ऑफ द होली ग्रेल एंड द डेथ ऑफ आर्थर। इसको आधार बना के लगी। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक ये सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। तो ये सर गवेन कौन था? ये एक आर्थर का ही योद्धा था। और एक ग्रीन नाइट योद्धा होता है। इज बेस्ट वर्थ रीडिंग, ये काफी पढ़ने लायक है। तो इसमें क्या है? ए जाइगेंटिक नाइट इन ग्रीन एक्सेप्ट द चैलेंज एंड एज हीरो एंड बाय हिज वाइफ मैजिक ग्रीन गर्ल। मतलब इसमें कुछ शॉर्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं कि एक नाइट आता है जब ये ऑर्थर और सर गवेन और भी योद्धा सब बैठे हुए होते हैं और वो आके ये कहता है, एक चैलेंज देता है कि जैसे बच्चे जैसे खेल खेल में कहते हैं कि चल मैं कोई वार करूंगा, तू अगर सहन कर लेगा, पहले तू वार करेगा, अगर मैं सहन कर लूंगा तो फिर मेरा वार तुझे सहन करना होगा। तो इस तरीके से ये जो एक्स होता था, बैटल एक्स, मतलब एक मारने का जो हथियार होता है ऐसे काटने के लिए युद्ध में जो यूज करते थे, तो उसका ये चैलेंज स्वीकार करता है। कौन? गवेन। तो जब ये इस चैलेंज के साथ में वार करता है किस पे? नाइट पे। तो नाइट की गर्दन कट जाती है, रोल होने लगती है। लेकिन वो कुछ जादुई शक्तियों से अपनी गर्दन को वापस लेके और चला जाता है ये कह के कि तुझे बदला जो है टाइम पे, तुझे भी अपनी गर्दन मेरे उसके सामने रखनी होगी, मेरी एक्स के सामने, और मैं उस जगह पे मिलूंगा। तो वो उसको वहां पे बुलाता है और वो फिर वहां जाता है। तो वहां जाने में इसमें ये दिखाया गया है कि जब वो वहां जाता है तो वो ये जो ग्रीन नाइट है इसकी वाइफ वहां होती है। तो वो उसके साथ में कुछ रोमांटिक कुछ ऐसे टॉक्स होती हैं उसकी। तो लास्ट में इसमें ये दिखाया है कि किस तरीके से ये जो गवेन है ये सच पे रहता है, ईमानदारी पे रहता है। तो इसकी जो वाइफ है वो उसको एक गर्डल दे देती है, जिस गर्डल के सहारे वो अपनी जान, एक कवच जैसा आयरन का होता है वो, तो वो उसके सहारे जब वो उस पे वार करता है ये ग्रीन नाइट, तो वो अपनी जान बचा के वहां से वापस आ जाता है। तो इस तरीके से फिर जब वो आके अपनी स्टोरी आके बताता है। तो all our early English romances are either copies of translations of the French, and this is true not only of the matter of France and Rome, but of Celtic heroes like Arthur and English heroes like Guy of Warwick and Robin Hood। तो ये सब इसी पे ही लिखा हुआ है। तो इसमें बस इतना याद रखने का जरूर है कि ये सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट जो है ये एक क्या है? मैट्रिकल रोमांटिक पोयम है। एक ये भी बड़ी स्पेशल पोयम है द पर्ल। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस टाइम की है, तो ये द पर्ल है। और ये एक पोयम है सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, ये कब की है? नॉर्मन पीरियड की। तो द पर्ल, ये भी, इस पर्ल में क्या है कि एक पिता होता है, इज एन इंटेंशनली ह्यूमन एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द फादर्स ग्रीफ, जो अपनी बेटी की मृत्यु पे दुखी होकर के फॉर इज लिटिल डॉटर मार्गरेट। तो ये मार्गरेट जो इनकी बेटी है उसकी मृत्यु पे दुखी होता है और उसकी कब्र पे बैठ करके एक कल्पनाएं करता है। माई प्रीसियस पर्ल विदाउट एन स्पॉट इट इज द सैडेस्ट ऑफ ऑल अवर अर्ली पोयम्स। तो अगर ये पूछा जाए कि पर्ल कैसी पोयम है, तो ये क्या है? सैडेस्ट पोयम है। ऑन द ग्रेव ऑफ हिज लिटिल वन, मतलब इस छोटी सी बच्ची की कब्र पे बैठ के जो इसका फादर दुखी भाव से जो कल्पनाएं करता है अपनी बेटी को लेकर के, और ऐसे सोचता है जैसे वो जीवित होके आ रही है, लेकिन वो इसमें से बाहर कैसे निकलेगी, वो कैसे करके अपने को बचाएगी, ऐसे ऐसे उसको एक एक सपना सा देखता है, कल्पना जैसी करता है। तो ये लिटरेचर हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद के टाइम की। तो ये टाइम है एज ऑफ चौसर का। तो चौसर के टाइम पे क्या होता है? द न्यू नेशनल लाइफ एंड लिटरेचर, मतलब एक नए तरीके की नेशनल लाइफ दिखाई देती है नॉर्मन्स के और बाद में, और लिटरेचर भी अलग तरह का आता है। टू ग्रेट मूवमेंट्स होते हैं। वो कौन से? पहला होता है पॉलिटिकल चेंज आता है। जो 100 ईयर वार होता है उसमें एडवर्ड थर्ड की विक्ट्री हो जाती है और ब्लैक प्रिंस की, मतलब फ्रेंच सोइल पे, मतलब अब फ्रांस का जो
फ्रांस का भी जो राजा होगा वो एडवर्ड थर्ड होगा या इसके फॉलोवर्स होंगे। तो ड्यूरिंग द 100 ईयर वार, और एक तो ये पॉलिटिकल चेंज आता है कि जो, और इसका इफेक्ट क्या होता है फिर, कि जो फ्रांस का प्रभाव था इंग्लैंड पे वो हट जाता है, और जो जो रोम का जो चर्च है वहां का भी प्रभाव कम हो जाता है। तो द सेकेंड मूवमेंट इज सोशल। पहला तो ये पॉलिटिकल चेंज क्या होता है, अब वहां का जो राजा है एडवर्ड है, उसकी उसका शासन, उसका रूल हो जाता है फ्रांस पे भी। और सेकंड मूवमेंट सोशल होता है। सोशल में क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लग्जरी एंड पॉवर्टी बिटवीन द वेल्दी क्लासेज एंड ओवर टैक्स पीजेंट, मतलब जो किसान मजदूर तबका है वहां का, वो किसके खिलाफ एक आंदोलन जैसा छेड़ता है। वहां की पोयम्स में भी ये चीज दिखाई देती है और वहां की पब्लिक में भी, कि ये जो वहां का कुलीन वर्ग है, सामंत वर्ग है, उसके खिलाफ ये खड़े उठते हैं। तो ये अब ये जो प्रभाव है पॉलिटिकल और ये सोशल, ये यहाँ के लिटरेचर पे आगे दिखाई देता है। तो पहला जो इस एज के, चौसर के एज के जो राइटर्स हैं 30, 50 टू 14, उनमें सबसे पहला राइटर है, 5 राइटर्स हैं लेकिन उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं चौसर पे। तो चौसर का जो टाइम है वो है 30, 40 टू 1400। फॉर अवर कन्वीनियंस द लाइफ ऑफ चौसर इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो 3 पीरियड्स में इनका जीवन बढ़ता है। द फर्स्ट ऑफ 30 years include his youth and early manhood, in which time he was influenced almost exclusively by French literary models। तो ये क्योंकि उसी टाइम पे ही फ्रेंच का इफेक्ट था, फ्रेंच का जो लिटरेचर है उसका प्रभाव था। और तो इन अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे जब इनके बचपन में ये लोग, ये अपने चाइल्डहुड के टाइम पे चौसर राजा के और राजा से जुड़े हुआ जो जीवन है उसके संपर्क में रहे, तो इसका प्रभाव इन पे रहा। द सेकेंड पीरियड ऑफ 15 years कवर चौसर एक्टिव डिप्लोमेट एंड मैन ऑफ अफेयर्स। इटालियन इफेक्ट आता है इटालियन लिटरेचर का, सीम्स स्ट्रॉन्गर देन द फ्रेंच, क्योंकि जहां भी जाते वहीं के लिटरेचर के संपर्क में आके जो भी अच्छा लगता था तो ये लोग उसी को फिर लिखते। द थर्ड ऑफ 15 ईयर जनरली नोन एज द इंग्लिश पीरियड। तो बाद में जब ये अपने ही देश में रहे लगातार, तो तब इन्होंने इंग्लिश के लिए काम किया चौसर ने। तो चौसर जो है, चौसर का जो बचपन है, बॉयहुड वाज स्पेंट इन लंदन ऑन थेम्स स्ट्रीट, मतलब थेम्स जो वहां की रिवर है उसी के स्ट्रीट पे इन्होंने बचपन बिताया। तो वहीं ये क्या देखते थे, क्योंकि वहां इंटरनेशनल लेवल का जो लोगों का आना जाना होता था, लोग व्यापार करने के लिए वहीं से जाते थे। तो देयर ही सॉ डेली द शिपमैन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स जस्ट होम इन इज गुड शिप मॉडलिन। तो वो एक अपने बचपन में देखता ये जहाज मुझे ये शिप अच्छा लग रहा है, और वो वहीं पे लोगों को देखता। विद द फैसिनेशन ऑफ अननोन लैंडसेज क्लॉथ्स एंड कन्वर्जेशन, वो देखता कि ये कैसे अलग अलग कपड़ों में लोग हैं और अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, ये वो बचपन से ही देखता रहा। और क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो एक शराब का व्यापारी थे, शराब के, और वो उसका जो राज्य होता है वहां का, वहां पे शराब की सप्लाई करता है, तो उनका राजघराने में संपर्क था। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंटल रिलेशन बिटवीन ट्रेड, एक्सीडेंटल रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड रॉयलिटी, क्योंकि वो व्यापारी थे इनका फादर, मे हैव अराइजन द फैक्ट एट 17 years चौसर मात्र 17 साल की एज में मेड पेज द प्रिंसेस, ये इसका हेल्पर बन गया प्रिंस एलिजाबेथ का। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज कनेक्शन विद द ब्रिलियंट कोर्ट विच इन द नेक्स्ट 40 years अंडर 3 किंग्स। और फिर ये धीरे धीरे करके 3 राजाओं के अंडर में, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि 3 किंग्स के अंडर में किस पोएट ने, कौन सा पोएट साथ रहा है, तो वो ये चौसर है। एट 19 he went with the king on one of the many expeditions of the 100 year war। और ये जब 100 year war चलता रहा तो ये भी उसमें गए अपने राजा की तरफ से। वार एंड हियर ही सॉ शिवलरी एंड ऑल द पीजेंट्री, जो भी राज या क्षत्रिय छात्र धर्म से या योद्धा के धर्म से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो योद्धा करते हैं, वो सब इन्होंने देखी। बहादुरी, कैसी विनम्रता, कैसे कैसे वो काम करते हैं। मेडाइवल वार द हाइट ऑफ देयर आउटवर्ड स्प्लेंडर, टेकन प्रिजनर एट द अनसक्सेसफुल सीज ऑफ रीम्स, ये फ्रांस का शहर है, उस पे जब ये आक्रमण में असफल हुआ, ही इज सेड टू हैव बीन रैंसम्ड, तो ये एक बार वहां पकड़ के सीज कर दिया गया। लेकिन जब ये वहां से छूट के आए तो राजा ने इन्हें अपने पर्सनल अटेंडेंट और कॉन्फिडेंट ऑफ द किंग बन गए राजा के।
इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड दैट ही मैरिड, तभी इन्होंने फिर शादी की। ऑनर टू द क्वीन, दिस वाज ए प्रोबेबली फिलिप्पा रॉइट। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी प्रश्न। सिस्टर टू द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, आगे हम देखेंगे कि जब ये पॉलिटिकल लाइफ में रहते हैं तो ये जो जॉन है इन्हीं की पार्टी में जुड़ते हैं। तो ये फिलिप्पा रॉइट कौन थी? ये बहन थी जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ इन्होंने लिटरेचर भी लिखा है। जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ जब एक्सपायर हो जाती है तो उसके लिए इन्होंने पोयम लिखी, वो हम आगे देखेंगे। द फेमस ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर इन 1386 चौसर वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर बने, लेकिन इनका ज्यादा उसमें मन नहीं लगता था, ये चाहते थे कि मैं लिटरेचर के लिए काम करूं। और इनकी लास्ट में आके जब जेब में पैसे तक का अभाव हुआ, विच ही ह्यूमरसली कॉल सेवियर डोन इज दिस वर्डल हियर, दिस पोयम कॉल्ड द किंग्स अटेंशन टू द पोएट्स नीड एंड इंक्रीज हिज पेंशन। इन्होंने चाहा कि मेरी पेंशन बढ़ जाए, लेकिन इनकी पेंशन नहीं बढ़ी और अगले ही साल 1400 में इनकी डेथ हो गई एंड वाज बरीड विद ऑनर इन वेस्टमिंस्टर एबी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वेस्टमिंस्टर एबी में और सम्मान के साथ किसको दफनाया गया है? तो वो इन्हीं को दफनाया गया है। तो एक ये हुआ। अब बात करते हैं चौसर के वर्क की। तो जैसे हमने देखा कि इनकी लाइफ 3 पीरियड्स में बढ़ती है। तो पहले पार्ट में ये फ्रेंच लिटरेचर से काफी मतलब प्रभावित रहे। तो क्योंकि फ्रेंच की एक बुक है ये रोमन दे ला रोज, तो रोमन दे ला रोज का इन्होंने ट्रांसलेशन किया रोमाउंट ऑफ द रोज। तो जो ये रोमन दे ला रोज क्या है, इसमें लाइफ को किससे, एक रोज से कंपैरिजन किया है। तो रोज से कंपैरिजन किया है लाइफ का। और ये देखा है कि नहीं मतलब रोमन दे ला रोज में क्या है कि एक जो रोज है, तो ये क्या मानते हैं कि रोज ऐसे है जैसे एक फीमेल और उसके आसपास के जो और रोज हैं वो उसको उसका फेवर पाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एक एल्गरी है कि वो उसका फेवर पाना चाहते हैं। तो इसमें महिलाओं का एक ईगो दिखाया है, उनका दम्भ दिखाया है, उनकी वैनिटी शो की है कि कैसे बहुत सारे लोग मिलके उसको मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसका मुझे फेवर मिले, लेकिन वो कोई कोई होता है जो उसको फेवर मिलता है उसको, ऐसा कुछ इसमें दिखाया है। और फिर इन्होंने ये बुके ऑफ द डचीज, ए पोएम ऑफ कंसिडरेबल ड्रामेटिक एंड इमोशनल पावर रिटन आफ्टर द डेथ। जैसे हम बात करते जो जॉन ऑफ गॉन्ट था उसकी वाइफ थी ब्लांचे, तो उसकी जब डेथ हो जाती है चौसर्स पैट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट, तो उस पे इन्होंने बुक ऑफ डचीज लिखी। कंप्लेन टू पिटी, ए ग्रेसफुल लव पोएम एक्सप्लोर्स द एब्सेंस ऑफ पिटी इन द वर्ल्ड। ये मतलब यूं कहते हैं कि दया के लिए शिकायत इनके मन में रहती है कि आखिर दया कहाँ है, दया और दया से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जब वो हट जाएंगी तो उसके नुकसान डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंस देखने को मिलते हैं। एक पोयम है इनकी एबीसी, द एबीसी ए प्रेयर टू द पोएट्री वर्जिन ट्रांसलेटेड फ्रॉम, ये प्रेयर करने के लिए पोयम है, फ्रेंच ऑफ सिस्टरसियन मंक, इट्स वर्सेस बिगिनिंग विद द सक्सेसिव लेटर ऑफ द अल्फाबेट। तो ये इनका जो फर्स्ट पीरियड है उसकी पोयम है, उसकी पोएट्री है। सेकंड पीरियड में ये क्योंकि एक एक एम्बेसडर के रूप में ये काम करते हैं इटली में, तो इटालियन इफेक्ट इनके उस पे रहा। तो इटालियन पीरियड में इन्होंने ट्रोइलस एंड क्रिसेड, ए पोएम ऑफ 8000 लाइन्स, द ओरिजिनल स्टोरी वाज ए फेवरेट ऑफ मेनी ऑथर्स ड्यूरिंग द मिडल एजेस एंड द शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ इट इन हिज ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये शेक्सपियर ने भी ये वाली बुक ये पोयम पे काम किया है। तो ये जो हीरो हैं इस पोयम के, इस पे काम किया है शेक्सपियर ने भी बाद में, और इन्होंने भी किया है। तो ट्रोइलस एंड क्रिसेड पे 2 लोगों ने काम किया है, और लोगों ने भी किया होगा। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एंड शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ इट इन हिज ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। द हाउस ऑफ फेम इन द पोयम, फेम कहते हैं प्रसिद्धि को, ग्लोरी को। तो द हाउस ऑफ फेम इन द पोयम, द ऑथर इज कैरिड अवे इन ए ड्रीम बाय ए ग्रेट ईगल from the brittle temple of Venus in a sandy wilderness up to the hall of fame। तो प्रसिद्धि सब पाना चाहते हैं, लेकिन किसको प्रसिद्धि मिलेगी, ये ऐसा सेंस के साथ में जो कुछ अच्छा करेगा, ऐसा इस पोयम में है। द थर्ड ग्रेट पोयम ऑफ द पीरियड इज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। तो जैसे यहाँ पे पिछले पिछले उसमें देखा था हमने, जो इनका फर्स्ट पीरियड था
उसमें उन्होंने एक पोयम लिखी, रोमन दे ला रोज, रोमाउंट ऑफ द रोज। तो उसमें जो महिलाओं की वैनिटी को शो किया, तो ये बताते हैं कि एक बार जब ये किसी लॉन में थे, डेजी का लॉन था, स्पेशली डेजी के फूल का गार्डन, तो उसमें इनको एक स्वप्न आता है, एक विचार आता है कि कोई महिला इनसे ये कह रही है कि हम केवल ईगो में या वैनिटी में ही नहीं रहते, हमारा हम लोग डेडिकेशन भी करते हैं, मतलब वैनिटी एंड फिकलनेस ही नहीं है विमेंस की। तो इन्होंने 9 लीजेंड्स के बेस पे ये लिखा, लीजेंड ऑफ गुड विमेन, मतलब जो महिलाओं में अच्छी, इनके हिसाब से जो अच्छी महिलाएं थी, ऐसे 9 लीजेंड्स के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी। और उनमें भी जो थिस्बे हैं, इज द बेस्ट लीजेंड है थिस्बे। तो अगर आ जाएगी ये थिस्बे करेक्टर किस पोएट्री का है, तो ये लीजेंड ऑफ गुड विमेन। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में चौसर्स मास्टरपीस इज द कैंटरबरी टेल्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स इन द ऑल लिटरेचर। तो तब ये कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि ये कैंटरबरी, जैसा कि हमने शुरू से देखा था कि इनका बचपन कहां से कहां गुजरा, थेम्स रिवर की एक स्ट्रीट पे। तो थेम्स रिवर के आसपास में, तो वहां पे इंटरनेशनल व्यापार होता था, वहां बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो वहां पे जो कैंटरबरी के लिए भी जो रास्ता जाता था, वहां से भी लोग आते थे। तो इन्होंने कैंटरबरी को बेस बना के, जो पिलग्रिमेज को बेस बना के जो ये पोएट्री लिखी, कैंटरबरी टेल्स, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो लोग थे, उन सब का कैसा जीवन था, बेसिक लोगों का, उस पे इन्होंने काम किया है। तो ये मतलब शॉर्ट में ब्रिटानिका वगैरह पे इसको देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहता है, वरना यहाँ द कैंटरबरी टेल्स इनके थर्ड पीरियड में लिखी हुई है, बस इसमें इतना जानना जरूरी है। अब बात करते हैं प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, कि कैंटरबरी टेल्स का इन्होंने प्लान कैसे किया। ये एक इन होती है, इन ऐसे होटलों को बोलते हैं तबार्ड इन ऑफ साउथ वर्क, वेयर शेक्सपियर हैड हिज ट्रेनिंग। ये ऐसा इन होता है जहां पे शेक्सपियर ने भी अपनी ट्रेनिंग ली थी, या रुक के प्ले प्ले किया था, प्ले की ट्रेनिंग ली थी। पॉइंट आउट ऑफ डिपार्चर ऑफ ऑल ट्रेवल टू द साउथ ऑफ इंग्लैंड, स्पेशली ऑफ दोज मिडाइवल पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ थॉमस ए बकेट इन कैंटरबरी। कैंटरबरी में जो ये श्राइन होती है, तीर्थ स्थल होता है थॉमस और बकेट का, तो वहां पे जो भी जाना चाहता था वो इधर रुकता था इसमें। तो जब चौसर भी यहाँ पे रुका है, तो चौसर ज्वाइंस दिस कंपनी विच इंक्लूड्स ऑल क्लासेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, एक ऐसी कंपनी जिसमें उस टाइम की ऑल क्लासेज इंग्लिश सोसाइटी, फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर टू ड्रंकन मिलर, मतलब ऑक्सफोर्ड के विद्वान से लेकर के एक शराबी मिलर तक के लोग इसमें शामिल थे। एंड एक्सेप्ट ग्लैडली देयर इनविटेशन टू गो विद देम ऑन द मोरो, मतलब वहां पे जाने के लिए इन्होंने सोच लिया कि हम भी इनके साथ श्राइन ऑफ थॉमस बकेट कैंटरबरी पे एक जर्नी करेंगे। तो तब क्या होता है, जब वहां पे सपर का टाइम आता है, मतलब शाम के खाने का, तो द जोवियल होस्ट, जो वो होस्ट था, वो जो इनको रोके हुए था, या उसका इनका जो मालिक था, वो बड़ी खुशी का मारा ऑफ द तबार्डिन सजेस्ट दैट टू एनलिवन द जर्नी, कि जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा वो कहता है। और फिर वो कहता है ईच ऑफ द कंपनी सेल टेल 4 टेल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ये कहता है कि जो भी इसमें जाएगा वो क्या सुनाएगा, 4 टेल्स सुनाएगा, 4 कहानियां, 2 गोइंग एंड 2 कमिंग, 2 आने में 2 जाने में, ऑन वट एवर सब्जेक्ट सेल सूट में, कोई सब्जेक्ट, द होस्ट विल ट्रेवल विद देम एज मास्टर ऑफ सेरेमनी। और इस पूरी जो सेरेमनी है, जाने आने की जो ये यात्रा है, उसका जो मास्टर होगा, उसकी देख रेख, मतलब देखेगा कौन, वो होस्ट देखेगा। एंड हुएवर टेल्स द बेस्ट स्टोरी शैल बी गिवन ए फाइन सपर, और उसको एक अच्छा खाना, फिर अच्छी दावत दी जाएगी। एट द जनरल एक्सपेंस व्हेन दे ऑल कम बैक अगेन, जब वो वापस आएंगे। ए श्रीव्ड बिट ऑफ बिजनेस एंड ए फाइन आइडिया एज द पिलग्रिम्स ऑल एग्री। तो सब उसमें तैयार हो गए। तो व्हेन दे ड्रू लॉट्स फॉर द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द चांस फॉल्स टू द नाइट, तो जैसे सबसे पहले ही कहानी किसने सुनाई, नाइट ने सुनाई। मतलब जब चांस लगा, एक ड्रॉ उसका निकाला गया, तो नाइट का नंबर लगा। हु टेल्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स द सिवलरिक स्टोरी ऑफ पार्लियामेंट आर्काइट। तो इसने
नाइट ने जो कहानी सुनाई वो इनकी सुनाई, किसकी? पालमन और आर्काइट की। फिर क्या होता है? फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पर्सन इन द कंपनी 32। कुल लोग कितने थे? 32 लोग थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल कितने लोग थे? 32 इन ऑल। इट इज एविडेंट दैट चौसर मेडिटेटेड एन इमेंस वर्क ऑफ 128। तो इसने क्या इमेजिन किया है चौसर ने, कि जब ये 32 लोग आने जाने में कुल मिलाकर दो दो स्टोरी सुनाएंगे तो क्या होगा? चार एक चार सुनाएगा, विच शुड कवर द होल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। ओनली 24 वर रिटर्न, लेकिन लिखी कितनी गई? केवल हो जाती 128, लेकिन लिखी गई केवल 24। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। लोग जाने थे 32, लेकिन कुल स्टोरी बनी 24। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में या किसी लॉन्ग फॉर्म में अगर सिलेबस में है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स की जो प्रस्तावना है वो, उसके लिए ये दो लाइनें मतलब काफी अच्छी हैं कि प्रोबेबली नो कीनर और काइंडर क्रिटिक एवर डिस्क्राइब हिज फेलोज एंड इन दिस इमोर्टल प्रोलोग। इसका प्रोलोग अमर हो जाना है। क्यों हो जाना है? चौसर इज ए मॉडल फॉर ऑल दोज हु वुड पुट ह्यूमन लाइफ इनटू राइटिंग। मतलब बहुत बेसिक लोगों की लाइफ, और बेसिक या जो भी कोई है, नाइट से लेकर स्कॉलर से लेकर मिलर से लेकर वुड कारपेंटर से लेकर सबको शामिल किया इसने, इसलिए ये इसकी प्रस्तावना में है। द नाइट्स टेल, नाइट्स टेल है, इन द टेल द कजिन्स पार्लियामेंट एंड आर्काइट बोथ फॉल इन लव विद एमिली, सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा, क्वीन ऑफ द अमेजोन्स, हु इज मैरिड टू देयर कैप्टर थीसस। ए टूर्नामेंट इज हेल्ड इन विच the two rivals compete for Emily's hand. Although Arcite wins, he is thrown from his horse and dies. After a period of mourning, Parliament and Emily marry. तो ये लास्ट में इनकी मैरी हो जाती है। तो ये एक केवल यहाँ पे एक टेल बता दी गई है, और जो टेल्स हैं वो उसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं बस चौसर के टाइम के और लोग कौन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, विलियम लैंगलैंड। इनकी ये द सन ऑफ ए पुअर फ्री मैन, काफी एक मतलब गरीब फैमिली से ये थे। एंड इन हिज अर्ली लाइफ लिव्ड इन द फील्ड्स एज ए सीफर्ड। Later he went to London with his wife and children, getting a hungry living as clerk, possibly writing another poem called Richard the Redless। जो एक सोशल मूवमेंट हुआ, तो ये जो रिचार्ड सेकंड था उस टाइम के किंग, ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचर्ड सेकंड, तो इसके लिए शायद इन्होंने ये बुक लिखी रिचर्ड द रीडलेस। और इसके बाद में ये कहते हैं इनका पता नहीं लगा कि ये कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी जो मुख्य पोएट्री है वो ये है, पियर्स प्लाउमैन। तो इसमें ए ग्रेट पोयम which appealed directly to the common people, and its success was enormous. Its two great principles, the equality of man before God and the dignity of honest labor, roused a whole nation of the freemen. Briefly, Piers Plowman is an allegory of life। इनके इनमें एक काफी मतलब ढंग से एक कहानी बना के सोशल जस्टिस पे बात हुई है। लेकिन यहाँ ये याद करने का है कि पियर्स प्लाउमैन किसकी पोएट्री है? तो ये पोएट्री है विलियम लैंगलैंड की, विलियम लैंगलैंड की। तो अब बात करते हैं इनके एक अन्य और साथी जॉन विक्लिफ, मतलब इन उसी टाइम के ही साथी, उसके टाइम के। दो ए यूनिवर्सिटी मैन एंड ए प्रोफाउंड स्कॉलर, ही साइड्स विद लैंगलैंड। ये भी लैंगलैंड की तरह मतलब गरीब लोगों के हक में, सामाजिक न्याय के हक में आवाज उठाते हैं। एंड हिज इंटरेस्ट आर विद द पीपल रेदर देन विद द प्रिविलेज फॉर हुम चौसर राइट्स। तो अब यहाँ पे केवल इनका जो याद करने का पॉइंट है वो क्या है? इन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल किया था। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज ये कहे जाते हैं इसी के लिए। विक्लिफ हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड द गॉस्पेल्स, मतलब उसी की जो बाइबल की का एक पार्ट है बाइबल के बाद में, या बाइबल के जुड़ी हुई जो कहानियां हैं। एंड मच मोर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, द रेस्ट वाज फिनिश्ड बाय हिज फॉलोज, स्पेशली बाय निकोलस ऑफ हियरफोर्ड। तो ये एक है जॉन मैंडविले, अबाउट द ईयर 1356। इनकी केवल एक ये रचना है, वॉयज एंड ट्रेवल, जैसा इसका नाम है, यात्रा वृत्तांत है सर जॉन मैंडविले का। तो एक ये याद करने का है। बस ये जो पीरियड समाप्त होता है
तो इसके बाद का जो पीरियड होगा इसी तरीके से उसको फास्ट नोट्स में हम लोग देखते रहेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। कोई क्वेरीज है तो वो लिख सकते हैं।